हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज ज्वाइन इन। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी वन शॉट सीरीज के लिए, जिसके अंदर मैं आपको पूरा एंटायर सिलेबस रिवाइज करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चंद मिनटों में हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। ये सीरीज हमारी काफ़ी लंबी चली जा रही है। आज हम करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक रिवाइज, और इसी के साथ साथ हमारी इनऑर्गेनिक का फॉलोड बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड देन फिजिकल और ऑर्गेनिक। इस तरीके से ये सीरीज जो थी वो चलेगी और चल रही थी हमारी। सिर्फ और सिर्फ इसमें इनऑर्गेनिक रह गई थी, तो वो इनऑर्गेनिक अब कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाए, इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाए, तो इनऑर्गेनिक भी आ गई। तो आपके पास इनऑर्गेनिक हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाएगी ऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज 10-12 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो आज करते हैं डीएनएफ ब्लॉक को। जल्दी से जुड़ जाइए, और सारे जितने भी आप ग्रुप्स में लिंक्ड हैं, ज्वाइंड हैं, उन ग्रुप्स में लिंक को सेंड कर दीजिए इस क्लास का। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपके पास 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और उसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। रही बात पीडीएफ्स की, जो भी पीडीएफ मिलेगी आपको, उसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है और आपको टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, सारी पीडीएफ स्टोर होती हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करता है टेलीग्राम। तो आपको पीडीएफ जो है वो भले ही डिलीट हो जाए, फिर भी आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जिसका नाम है डीएनए ब्लॉक। तो अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, तो कहां से कहां होता है हमारा डी ब्लॉक? तो देखो, जब भी हम इस जहां डी ब्लॉक होता है, जहां भी डी इन्वॉल्व होता है, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा बी ब्लॉक हो गया, ये हमारा एफ ब्लॉक हो गया, और ये हो जाता है हमारा डी ब्लॉक। यहां आ जाता है हमारा, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, अब बात आती है सबसे पहले बात तो कि डी ब्लॉक जो होता है उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ट्रेंड कैसा रहता है, इनके एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इन सब का ट्रेंड क्या रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इनकी वेरिएबल वैलेंसी ये दिखाते हैं तो क्यों दिखाते हैं, ये सब बात चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो ये होता है हमारा डी ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर ही पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन है कि डी ब्लॉक के अंदर ही यहाँ पर लैंथेनम से एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, जो कि हमारे को अलग दिया हुआ है। लैंथेनम से ये चलता है आपका, और ल्यूटियम पर खत्म होता है। ये होते हैं हमारे लैंथेनॉइड्स। और फिर उसके बाद आपका 89 एक्टिनियम से 90 थोरियम से शुरू हो जाता है, और 103 लॉरेंसियम पर खत्म होता है। ये होती है हमारी एक्टिनॉइड सीरीज, और पहले होती है लैंथेनॉइड सीरीज। इस तरीके से आ जाती है। और ये लैंथेनाइड के कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज बीच में आ जाती है, इसी वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से हम कहते हैं हमारी 4D और 5D सीरीज की एटॉमिक रेडियस आपस में एक जैसी हो गई। तो वो क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, बीच में लैंथेनाइड्स आने से अब आपकी एफ ब्लॉक आ जाता है बीच में। एफ ब्लॉक आने से क्या होगा? एफ ब्लॉक की शील्डिंग पुअर होती है। शील्डिंग पुअर होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है डोमिनेट कर जाता है, काफी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है। तो वो न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियाई को बढ़ने नहीं देता, तो लगभग सेम हो जाती है एटॉमिक रेडियाई। ये आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन ज्यादा होता है, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड, क्योंकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में तो और बड़ा एफ ऑर्बिटल आ गया। यहाँ पर जो था वो 6f था, तो वहां पर 7f भी आ जाता है। तो इसलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। सेकेंडली बात ये है कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं और लैंथेनॉइड्स में दोनों में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों ही जो है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, दोनों ही एफ ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, ये तो सिमिलैरिटी होगी। इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? एक्टिनॉइड्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आपको लैंथेनॉइड में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं मिलेगा। जैसे यूरोपियम है, गैडोलियम है, ये सब आप लॉरेंसियम है, ये सब आपको सॉरी लॉरेंस कह रहा हूं, ल्यूटियम है, ये आपको रेडियो एक्टिव नहीं मिलेगी। लेकिन एक्टिनॉइड्स के अंदर थोरियम है, यूरेनियम है, ये सब रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। तो एक्टिनॉइड्स के अंदर आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, 118 हमारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में,
अगर आपको याद करनी है सारे एलिमेंट्स तो आप मेरी 15 मिनट पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक के बारे में स्टार्टिंग से, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में स्टार्टिंग से। तो चलो डी ब्लॉक कौन सा होता है? डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d ns 1 to 2 n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ये होती है हमारी डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी डी ब्लॉक लिखते हैं हम लोग तो जो अगर डी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ गया तो इसका मतलब है कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? n-1d है, यानी पेनल्टीमेट शेल के अंदर आता है। या जिस तरीके से जैसे अगर हम स्कैंडियम का लिखते हैं तो स्कैंडियम के लिए हो जाता है 3d1 4s2, तो यानी 4s2 तो फुल है। लेकिन अगर पेनल्टी में डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये यहाँ पे ये डी ब्लॉक के अंदर आ जाता है, ये यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर आ जाता है। n-1d में 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो तो वो डी ब्लॉक के अंदर आ जाता है। जैसे कि देखो ना स्कैंडियम, स्कैंडियम की बात कर रहे थे तो ये देखो ये रहा स्कैंडियम, ये रहा स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 होता है, तो इस तरीके से स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है और स्कैंडियम को इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हमारा इस तरीके से आ गया डी ब्लॉक के अंदर। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अभी तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं रही होगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये होती है डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जाम में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, वो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये? तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होता है हमारा डी ब्लॉक, है ना। उसके बाद इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये बीच में होते हैं और साथ ही साथ ये एलिमेंट्स पहली बार होता है कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। कैसी वैलेंसी? वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डेफिनेशन आती है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एग्जाम के लिए डेफिनेशन क्या है वो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं, आप इसे लिख सकते हो या फिर सुन सकते हो। अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज defined as an element which has incompletely filled d orbitals. A transition element is defined as an element which has incompletely filled d orbitals in its ground state or any of its oxidation states. मतलब जहां पे incomplete d हो वो होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकम्प्लीट डी हो जहां पे वो होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो तो वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके अंदर हमारी 4 सीरीज आती हैं। जो पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है वो होती है 3D की, जो सेकंड होती है वो होती है 4D की, जो थर्ड होती है वो होती है 5D की और जो फोर्थ सीरीज होती है वो होती है 6D की। पहली सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और जाती है ये जिंक तक। स्कैंडियम यानी 21 और जिंक यानी 30। जो सेकेंड सीरीज होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यूट्रियम से होती है ये, यूट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। जो थर्ड सीरीज होती है ये जाती है लैंथेनम 57 से, लैंथेनियम 57, उसके बाद इसमें आ जाता है हॉफमियम 72 टू मर्करी 80। बीच के इसके अंदर वो नहीं आते, एफ ब्लॉक नहीं आता। लैंथेनम के बाद जितने भी होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आती है 6D। 6D के अंदर एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और ये जाती है, अभी जो है इसे ये याद कर लो कि 6D सीरीज जो होती है एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और ये आपकी आगे कंटिन्यू होती जाती है। अभी लास्ट एलिमेंट मिला है हमारे को ऑर्गेनिसन, वहां तक मान लो कि ऑर्गेनिसन तक है, लेकिन अभी इसको इस तरह से कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन 118 ऑर्गेनिसन तक मान सकते हो इसे। मैंने रिपीट मैंने कहा है कि ऑर्गेनिसन तक मान सकते हो बस इसे,
ठीक है, 118 ऑर्गेनिसन तक मान सकते हो उस सीरीज को। लेकिन ऑर्गेनिसन जो होता है वो रेडियोएक्टिव है, इसलिए आप इसे लेना ही नहीं लेना ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसे 117 तक भी मान सकते हो, 118 तक भी, क्योंकि रेडॉन के बाद ऑर्गेनिसन एक नोबल गैस नहीं होती। ठीक है, तो अब ये स्पेसिफाई नहीं हो पाया है कि 117 तक लेनी है या 118 तक लेनी है। ओके, इतनी बात हो गई। उसके बाद आती है जिंक, कैडमियम और मर्करी। ये तीनों जो भी होते हैं ये तीनों एक्सट्रीम पर होते हैं, मतलब D10 वाले होते हैं ये, भले ही 3D10 हो या 4D10 हो या 5D10 हो, इस टाइप के होते हैं। ये होती है इनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वी डू नॉट कीप देम इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम और मर्करी आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि जिंक, कैडमियम और मर्करी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है जो एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो ग्राउंड स्टेट और क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी। लेकिन इन तीनों का ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे जिंक है, जिंक का ग्राउंड स्टेट में भी D10 है, और अगर मैं जिंक की ऑक्सीडाइज स्टेट लूंगा Zn+2 लूं, उसके अंदर भी D10 ही रहता है, D9 नहीं हो जाता ये। ठीक है, तो जिसका ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज स्टेट दोनों में अगर इसका डी फील्ड है, तो इसका मतलब है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, तो इन्हें जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज दे डी इज फुल। डी जो है डी इज फुल, ये बात याद रखेंगे। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ इस बात की। ठीक है, अब उसके बाद अब बात करते हैं अलग अलग फैक्टर्स की, जिसमें पहला आता है एटॉमिक रेडियाई। पहला आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लेस देन होती है एस ब्लॉक वालों से। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। ठीक है, पर इनकी जो है ज्यादा होती है पी ब्लॉक से, ज्यादा होती है पी ब्लॉक वालों से। वही एटॉमिक रेडियाई जो होती है अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती है ना, अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो एस ब्लॉक से तो कम होगी लेकिन पी ब्लॉक से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई बताना ही नहीं था। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे पर इसमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है एटॉमिक रेडियाई में। पहले जो है ना एटॉमिक रेडियाई, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो पहले तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट होने के बाद उसके बाद इंक्रीज कर जाती है। मतलब इसमें एक एबनॉर्मल ट्रेंड देखने को मिल रहा था, या तो इसे तो डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इसमें एक अलग सा ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले तो डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर इंक्रीज करने लग जाती है। ये इसमें ट्रेंड देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो पेयर होने लग जाते हैं। ठीक है, वो अब पेयर होने लग जाते हैं। ओके, तो इसे लिखते हैं। इसके लिए एक थ्योरी है, वो मैं बता देता हूं आपको, या तो सुन लो या तो लिख लो। विद द इंक्रीज इन नंबर, पहले बात तो जो पहले वाला डिक्रीज है वो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट आगे के लिए ट्रेंड क्या की वजह से क्यों हो रहा है, इसका रीजन बता देता हूं। इट इज बिकॉज with number of as the number of electron in d orbital increases, as the number of electrons in d orbital increases, screening effect of d orbital या d electrons, screening effect of d electrons also increases, which balances out the increased nuclear charge, अर्थात ये डिक्रीज का तो आपको क्लियर है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड ही था। ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है? ये कांस्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है और इसके साथ साथ स्क्रीनिंग भी होगी, डी की स्क्रीनिंग भी है, तो डी की जो स्क्रीनिंग है वो क्या कर जाती है,
एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करना वो न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज करना चाह रहा है, लेकिन डी ऑर्बिटल आ रही है यहाँ पे। डी ऑर्बिटल आने से क्या है, डी की स्क्रीनिंग तो पुअर होती है ना एस के कंपैरिजन में। स्क्रीनिंग कैसे होती है, एस पी डी एफ, ये होती है ना स्क्रीनिंग की पार। एस ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे अच्छी, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। तो यहाँ बीच में एस एफ डी आ गए। डी आने से क्या हुआ, उसकी स्क्रीनिंग पुअर हो गई। अगर स्क्रीनिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज चाह रहा है कि एटॉमिक रेडियस घट जाए, स्क्रीनिंग इफेक्ट चाह रहा है कि जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ जाए, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए बीच वालों की फिर इसलिए कांस्टेंट हो जाती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक फैक्टर इंक्रीज करना चाह रहा है, एक फैक्टर डिक्रीज करना चाह रहा है, इस वजह से बीच वालों की एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। अब बाद में इंक्रीज के लिए देखो, इंक्रीज is due to electron repulsion. The pairing of electrons in the d orbital of the penultimate shell occurs only after d subshell is half filled. देखो लिखा या नहीं, the pairing of electrons in the d orbital of the penultimate shell occurs only when the d subshell is half filled. ठीक है, अर्थात अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे यहां तक हो गया, भर गया, D5 तक भर गया। अब D5 के बाद क्या होता है, जब d ऑर्बिटल को भरा जाता है, d ऑर्बिटल को जिस तरह से जब भरा जाता है तो d के अंदर इस तरीके का d ऑर्बिटल होता है। d ऑर्बिटल के अंदर हमने 5 भर दिए, 5 भर दिए हमने, भर दिए 5। अब क्या होता है, अब पेयरिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ छठवा जो आएगा वो यहीं तो आएगा। अब क्या होता है, पेयरिंग शुरू हो जाती है, पेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जेंस शुरू हो जाते हैं इनके अंदर। क्या शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपेंशन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपेंशन होता है। तो या तो तुम मेरी तरफ से समझ लो, या तो मैंने जो बुकिश बोला है वो याद कर लो। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज बिकॉज आफ्टर गेटिंग हाफ फिल्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, then when the sixth electron enters, then pairing starts, और pairing की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्जेंस होते हैं, जिसकी वजह से it leads to the expansion of the electron cloud. ठीक है, resulting in the increase in atomic size. क्योंकि रिपल्जेंस होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक्सपेंशन हो जाता है और जो है हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके। और इसी में जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, जो मैंने बता दिया था आपको सेकेंड डी और थर्ड डी सीरीज में, यानी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D एंड 5D के अंदर। इसी में रीजन इंक्लूड कर लेना, या अगर नोट्स बना रहे हो तो इसी में रीजन इंक्लूड कर लेना 4D एंड 5D का। जो 4D और 5D होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस लगभग लगभग सेम हो जाती है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैंने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है, कैसे होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D 5D की लगभग लगभग एटॉमिक रेडियस सेम हो जाती है। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट फैक्टर है आयनिक रेडियाई। मैंने शायद एटॉमिक रेडियाई का फोटो मैंने एटॉमिक रेडियाई की पिक्चर इंक्लूड करी है या नहीं, आई डोंट नो। हाँ नहीं करी, कोई बात नहीं। हाँ करिए 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 करिए, देखो मैंने फोटो ऐड करी होगी यहाँ पे। हाँ देखो ये रही, ये देखो ये फोटो इंक्लूड करी है मैंने, देखो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखो सेकंड और थर्ड जो हैं उनकी आपस में पास पास आ गई, एटॉमिक रेडियाई लगभग लगभग सेम हो गई। क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, अब देखो पहले डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, यहां तक डिक्रीज हुई, उसके बाद देखो यहाँ एक कांस्टेंट टाइप की है, देखो यहाँ कांस्टेंट टाइप की है, यहाँ कांस्टेंट टाइप हुई और फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गई, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। यहाँ डिक्रीज हुई, यहाँ कांस्टेंट हुई और यहाँ इंक्रीज हो गई। ठीक है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया और यही इसमें दिखाया जा रहा है इस फिगर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। आयनिक रेडियाई की बात करेंगे नेक्स्ट। आयनिक रेडियाई में भी वही होगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। एक मिनट रुकना। हाँ, तो आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, सेकंड फैक्टर है आयनिक रेडियाई। आयनिक में वही कहूंगा मैं कि आयनिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज करती है जो है अक्रॉस द पीरियड, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयनिक रेडियाई क्या होगी, आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर +2 होगा, +2 की आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी +3 से, +3 आयन और छोटा हो गया ना आयनिक रेडियाई में, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयनिक रेडियाई घट जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर +2 होगा तो +2 की रेडियाई ज्यादा होगी +3 से, +3 आयन और छोटा हो जाएगा ना। Na है और Na+ है तो Na का साइज बड़ा होगा Na+ से, ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना, वही चीज है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन खींच के निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, पहली आयनाइजेशन, और हमें पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड कैसी होती है, इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज करेगी अक्रॉस द पीरियड, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन अब क्या होता है, ये हमें पता है कि जब हमारे रोल प्ले करते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड से निकालना मुश्किल है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड बहुत स्टेबल होते हैं, उनसे निकालना मुश्किल होता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां पे बढ़ जाती है। क्यों? सही बात है ना, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं, तो इसके लिए एक मिनट रुकना। हाँ, इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D जो होती है वो ज्यादा होती है 3D और 4D से। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ये समझ लो कि हम जो है M से इलेक्ट्रॉन निकाल के M+ बना रहे हैं, ये इसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कब होगी, जब M+ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के M++ बना देंगे, ये होती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस टाइप की होती है। तो और इस तरीके से ही M++ से अगर हम M+++ इस टाइप का बनाएं तो ये हो गई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जितना ज्यादा आयन बनता जाएगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा इसमें से निकालना, तो इसलिए हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा होती है 2 से और 2 ज्यादा होती है 3 से। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये फॉलो करता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर यही फॉलो करता है। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 से, और वो और इससे ये होती है 3 एंड सो ऑन, ये ऑर्डर इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, क्योंकि 1 से निकालना इजी है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके आयन में से निकालना और डिफिकल्ट हो गया, फिर उसके आयन डबल आयन में से निकालना, डाई आयन में से निकालना और टफ है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा होगी, ये 2 ज्यादा होगी या 3 ज्यादा होगी। ये मैंने सही ऑर्डर लिखा है? नहीं, सही नहीं लिखा।
उल्टा लिखा है, अभी तो बताया था कि ये होगा ऑर्डर। तीसरे में से निकालने में और मेहनत लगेगी, दूसरे में से उससे कम, फर्स्ट में से उससे कम। तो जितनी ज्यादा भरती जाएंगी उतनी ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी में भरती जाएगी, उतनी ज्यादा मेहनत ज्यादा लगेगी ना। जिसे आपने देखा होगा, इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक गेम खेला जाता है बर्थडे पार्टीज या एनिवर्सरी पार्टीज में, जिसमें कपल डांस होता है और एक पेपर होता है, उस पर डांस करना होता है, वो पेपर हर राउंड के बाद फोल्ड कर दिया जाता है। तो जितना जल्दी, जितना ज्यादा फोल्ड करते जाएंगे उतना ज्यादा डांस करना डिफिकल्ट होता जाता है। वही चीज है ये। पहले पेपर बड़ा था तो आराम से कपल डांस कर रहा था, जैसे जैसे पेपर फोल्ड होता गया वैसे वैसे डांस करना और डिफिकल्ट होता गया। वही वाली चीज है कि जैसे जैसे और आयंस निकालते चले जाएंगे वैसे वैसे आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये है आयनेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने रीजनिंग बोला था, क्वेश्चन बोला था मैंने रीजनिंग का कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी 5D की ज्यादा होती है 3D और 4D से। क्यों? क्योंकि इसके केस में आयनेशन एंथैल्पी जो है 5D के केस में ज्यादा होती है 3D और 4D से। इट इज बिकॉज, मैं लिखवा देता हूं इसे, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर effective nuclear charge on the acting on the valence electrons. It is because of greater effective nuclear charge acting on outer valence electrons in these elements because of ineffective shielding of the nucleus by 4f, because of the ineffective shielding of the nucleus by 4f। इसका मतलब है 4f की शील्डिंग पुअर, 4f की शील्डिंग पुअर तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज निकालने नहीं देगा। तो जब भी हम 5D लिखते हैं तो उसके अंदर 4f आ जाता है ना, यहाँ पर 4f आ जाता है। तो 4f निकालने की वजह से इसकी आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। क्यों? जाओ याद करो ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस तरीके से एनर्जी इंक्रीज इस तरीके का होता है ना, याद करो ये जो होता है 4D, पहले 4D भरा जाता है, देन 5P, देन 4F भरा जाता है, 4F के बाद 5D भरा जाता है। यानी 5D को भरने के लिए 4F भर चुका होगा, यानी 5D वाले में 4F भी आ रहा होगा, और 4F की शील्डिंग पुअर होती है 4D से। जबकि 4D वाला जो है या 3D वाला है, इसके बाद इसमें F नहीं आ रहे हैं, 5D वाले में F आ गए। अगर 5D वाले में F आ गया तो F जो है वो पुअर शील्डिंग होगी F की। अगर F की पुअर शील्डिंग होगी तो F उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, न्यूक्लियर चार्ज उसे निकालना ही नहीं देगा, मेहनत ज्यादा लग जाएगी। क्यों? ठीक बात है कि नहीं? तो ये है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा? सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, सबको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे ही मेटेलिक होते हैं, और लेफ्ट से राइट तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ओके और इसका रीजन, और इसके बाद इसका इफेक्ट लिख देना, मेटेलिक नेचर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। मेटेलिक नेचर होने की वजह से हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। हाँ जी, आगे मूव करते हैं। आपको पॉज देखने को मिला होगा क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट एक फ़ोन कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने पॉज कर दिया था। मैं ये कह रहा था कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड एक सर्टेन टाइम के बाद, और मेटल्स इनके बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है।
मैंने आपको बताया था कि हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मेटलिक चीज होगी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो इनके अंदर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स होने की वजह से इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज, एक और चीज मैं बताऊं तो वो है आपकी अब है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट उस पर आते हैं प्रॉपर्टी पर, मेटलिक कैरेक्टर हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी ट्रेंड बिल्कुल आयनिक रेडियाई और आयनिक इसका भी ट्रेंड बिल्कुल एटॉमिक रेडियाई जैसे ही होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका ये क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर नहीं आते हैं, इनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बाकियों के अंदर क्या होता है, डी हाफ फिल्ड है या फिर डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पहले तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है, जो अनपेयर्ड पेयरिंग होना शुरू हो जाती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं अक्रॉस द पीरियड कुछ टाइम के बाद, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डिक्रीज होने से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है इनके अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा इंक्रीज करते हैं मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। ओके, पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, उसके बाद डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। स्टार्टिंग में क्या था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। फिर क्या हुआ, पेयरिंग होना शुरू हो गई, एक बार D5 आ गया, हाफ फिल्ड अचीव कर लिया, उसके बाद पेयरिंग होनी शुरू हो गई छठवें वाले से, तो क्या होता है, इसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग गए। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है मैंगनीज का, क्योंकि मैंगनीज के अंदर D5 होता है। 3D सीरीज में एक एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है मैंगनीज पे, क्योंकि मैंगनीज 3D का है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D5, इसके अंदर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टेबल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अनॉर्मली हाई होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पहले और लास्ट को छोड़ के। फर्स्ट और लास्ट के लिए वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में D0 होगा और लास्ट वाले में D10 होगा, तो ना D0 ना D10 दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए हमारा N-1D में जगह होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जगह नहीं है, D0 है बिल्कुल खाली है और D10 है फुली फिल्ड है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाए होंगे। इसलिए आपने जिंक की कभी नहीं सुनी होगी कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अलावा कभी नहीं सुनी होगी, +3 भी नहीं सुना होगा, जिंक +1 भी नहीं सुना होगा, +4 भी नहीं सुना होगा। लेकिन आपने आयरन सुना होगा कि आयरन जो होता है वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर N-1D के अंदर जो है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के लिए जगह होती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका रीजन दिया जाए तो क्या रीजन था, हमने रीजनिंग में भी देखा था, क्योंकि इनके N-1D और NS की जो होती है कंपेरेबल एनर्जी होती है। एग्जाम में रीजन ये लिखना है,
इट इज बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, ठीक है। तो दोनों का बॉन्ड इजिली फॉर्म हो सकता है, ओके। दोनों का बॉन्ड इजिली फॉर्म हो सकता है। और मैं बता दूं कि कॉमन जो 3D सीरीज है इसके लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ओके। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो +8 है, जो कि आपको ऑस्मियम में देखने को मिलती है और रुथेनियम में देखने को मिलती है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ऑस्मियम की +8 होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर क्वेश्चन आया। और 3D में +3 होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में इस पे। एक तो ये वाली बात हो गई, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये मैंने क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी कराया था, लोअर ऑक्सीडेशन वाले प्रेफर करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हायर वाले प्रेफर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मान लो, इसका एग्जांपल है जिंक, या फिर जिंक मान लो या कैडमियम मान लो, तो जिंक है जैसे, तो ZnCl2 बनता है क्योंकि जिंक की +2 है, जबकि कोवलेंट में Cr2O7 2 नेगेटिव है, ये कोवलेंट है, ये कोवलेंट है। जबकि Zn2Cl2 आयनिक होता है, क्योंकि इसकी +2 है ये आयनिक प्रेफर करेगा, जब Cr2O7 2 नेगेटिव है ये कोवलेंट प्रेफर करता है। तो इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रेफर करते हैं आयनिक फॉर्म करना एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रेफर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद अगला फैक्टर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, 7th फैक्टर जो है वो आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें मैंने आपको बताया था लो हाइड्रेशन एनर्जी या लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में, जहां मैंने बताया था आपको, वहां बताया था कि जो इसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया है कि लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना कम होगी रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ज्यादा एनोड पर प्रेफर करेगा, वो उतना अच्छा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी इन पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्राइटेरिया बना के चल रहे हो तो चीजें रिवर्स हो जाती हैं। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो उतना अच्छा एनोड पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा उसका, उतना अच्छा ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। इसलिए कॉपर का जो होता है Cu2 पॉजिटिव, Cu ये जो होता है इसका E0 जो होता है ये पॉजिटिव में होता है, और इसके अंदर हाई, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती है, साथ ही साथ इसके अंदर लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इसके अंदर, जिस वजह से ये डिस्प्लेस कर पाता है हाइड्रोजन को, सॉरी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ये तो नीचे होता है ना हाइड्रोजन से, तो इस वजह से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है, इसका मतलब है बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, एक जनरल ट्रेंड बता देता हूं, E0 की वैल्यूज जो होती हैं वो डिक्रीज करती हैं लेफ्ट से राइट तक, और Mn, निकल और जिंक, इनके लिए
ई नॉट की वैल्यू एक्सेप्शनली हाई होती है। अगेन सेम रीजन, D5 है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड के लिए ज्यादा होती है, एक्सेप्शनली हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो हाफ फील्ड है, इस वजह से। तो इस बार एग्जाम में मैग्नीज पर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कराया भी था। यहाँ पर लिखा था कि मैग्नीज एक अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है? क्यों? इस तरह से क्वेश्चन आया था ना एग्जाम एक। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस पर, मैग्नीज निकल इसकी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, तो इसके लिए क्वेश्चन आया था। इसकी ई नॉट वैल्यू जो होती है उसके बेसिस पर हमने एक्सप्लेन किया था, तो ये याद रखना। एक्सेप्शनली हाई होती हैं देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड से होती हैं ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो होते हैं बिल्कुल नीचे चले जाते हैं सीरीज में, ऐसा नहीं है। ओके, एक्सेप्शनली हाई होती हैं एग्जाम में। अभी मैंने आपको रीजनिंग में क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था जहां पे मैग्नीज Mn2 प्लस Mn की जो होती है प्लस 1.51 वोल्ट होती है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये वाला, जिसमें मैंने बताया था कि अगर इसकी हाई एक्सेप्शनली हाई ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब है ये अच्छा रिडक्शन करेगा और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस पर रीजनिंग क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस पर रीजनिंग क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि ई नॉट रिडक्शन जो है इसकी जो Mn प्लस Mn के लिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका रीजन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसका रीजन यही होगा। ठीक है, हाफ फिल्ड होता है जिसकी वजह से इसकी ई नॉट वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है, और जो जितना नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो उतना अच्छा रिडक्शन करता है, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये बताइए हमें कि पैरामैग्नेटिक कौन सी स्पीशीज होती हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक क्या होता है जिसके अंदर सारे पेयर्ड हो, इसके अंदर सारे पेयर्ड हो, यही होता है। ठीक है, अब ये याद याद रखना, D0 है और D10 है, सिर्फ यहीं पर हमारा क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, बाकी सारे हमारे पैरामैग्नेटिक होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डी फील्ड ही नहीं है, पूरा डी फील्ड नहीं है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उनके अंदर अनपेयर्ड रह ही जाता है। ठीक है, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं D0 D10। D0 D10 का मतलब क्या है? स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव और Zn 2 प्लस, सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, चेक कर लो। Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस का मतलब क्या है, D6 है, D6 कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बाकी रहेगा अनपेयर्ड रहेगा ना, तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ये स्कैंडियम 3 प्लस है, स्कैंडियम 3 प्लस का मतलब क्या है, D0 है, डी में कुछ है ही नहीं, P6 होगा, P पूरा भरा हुआ होगा, P भरा हुआ है तो कैसा है, डायमैग्नेटिक है ये नेचर में। ठीक है, ये एक जनरल बता रहा हूं, अगर आपको कुछ दिखता है कि नहीं इससे कोई चीज इसका बताओ, ये वाला तो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो मुझे बताना। मेरे अकॉर्डिंग ये जो है ये जनरल ट्रेंड होता है, बाकी कोई ऐसा है तो मुझे जरूर बताना जो फॉलो नहीं कर रहा हो इस चीज को। चलो आगे मूव करते हैं। ये देखो, ये है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पहले इंक्रीज करता है, ये देखो इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जाके ये डिक्रीज करता है, फिर जाके देखो इस तरह से डिक्रीज करा, पहले इंक्रीज आया इसके अंदर इस तरीके से, उसके बाद पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होने से क्या हुआ, पेयरिंग होने से कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले इंक्रीज और बाद में डिक्रीज, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा मैंने आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर में एक चीज तो बताई नहीं, मैग्नेटिक कैरेक्टर में मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला तो बताया नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √N+2, वेयर ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला।
और यूनिट होती है इसकी BM यानी बोर मैग्नेटॉन में निकलता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक और चीज बता दूं मैं, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग जो है ना आप म्यू की वैल्यू को गेस भी कर सकते हो, अगर आपको MCQ क्वेश्चन करना हो तो। जैसे 4 है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए हैं तो वैल्यू ना हमेशा ये याद रखना, ये एक ट्रिक टाइप में है, जब भी वैल्यू कोई भी होगी इसकी वैल्यू 0.8 0.9 इसके आसपास ही आती है। जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू 4.85 4.87 के अराउंड ही होगी, लगभग लगभग। 3 है तो 3 की वैल्यू 3.85 के अराउंड ही होगी। 1 है तो 1 की वैल्यू 1.74 के अराउंड ही होगी। इस तरीके से वैल्यूज आती हैं इसके, चेक कर लो, चेक कर लेना। इसमें n की वैल्यू, ये सारे n है, ये n की वैल्यू डाल के देखना और म्यू की वैल्यू निकालना। जो भी वैल्यू होगी ना आपको, अगर बोर मैग्नेटॉन में वैल्यू दे रखी हो तो आप उससे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। जैसे आपको एग्जाम में देते हैं 4.87 उसकी म्यू की वैल्यू आ रही है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही हो, तो आप आराम से समझ सकते हो उसका मतलब है n की वैल्यू 4 होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में मैचिंग का क्वेश्चन आता है, वो आप कर सकते हो, मैंने आपको कराया हुआ है शॉर्ट मैराथन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ये वाली कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी थी? ये 8 नंबर की प्रॉपर्टी थी ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर। 9th प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाई चार्ज होता है और डी ऑर्बिटल्स होते हैं। पहली बात तो ये हाई चार्ज होता है इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और सेकंड है डी ऑर्बिटल्स फ्री हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स फ्री हैं। सेकंड चीज, पहला है के अंदर, इसके अंदर हाई चार्ज होता है, सेकंड है डी ऑर्बिटल्स फ्री हैं इसके अंदर। डी ऑर्बिटल्स फ्री होते हैं तो डी ऑर्बिटल्स फ्री होने से क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स फ्री हैं तो ये अपने अंदर लिगेंड को अकोमोडेट कर सकते हैं, जगह है इनके पास, इनके डी ऑर्बिटल्स फ्री हैं तो लिगेंड अकोमोडेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, इनके अंदर जो होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बोला था कि पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन में Mn2+ जो होता है वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, बताया था मैंने। Mn2+ आयन ऑटो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो अचानक से जो होता है, जो डीकलराइज नहीं हो रहा था पोटेशियम परमैंगनेट की, हम टाइट्रेशन करते हैं लैब के अंदर, और जब टीचर ने बोला होगा उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और क्या कहते हैं उसे जो है थोड़ा सा हीट करो, जब की फर्स्ट बबल दिख जाए वहां तक हीट करो, और उसके बाद बोला था कि इसकी टाइट्रेशन करो, डीकलराइज हो जाए, वही हमारा एंड पॉइंट है। तब पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, पिंक कलर डिसअपियर, फिर अचानक से हो जाता है पर्पल कलर डिसअपियर, मतलब पिंक पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है अचानक से। क्यों? क्योंकि Mn2+ जो होता है ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, तो इसके पास ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है एड्सॉर्प्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है फॉर एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूं, एडजॉर्प्शन बोल रहा हूं, एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री अब आपके सिलेबस में नहीं रही, अब जो बच्चे आएंगे 2026 के लिए वो पढ़ेंगे इसे। ये कोविड वाला बैच था तो कोविड के लिए ऐसे हटा दिया गया था सरफेस केमिस्ट्री को। तो एडजॉर्प्शन के लिए उसके बाद लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसलिए जो होता है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, ठीक है। अब 10th प्रॉपर्टी हो गई, अब 11th पर आते हैं। 11th है कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर देते हैं, पता ही है। Fe2+ जो होता है ग्रीन कलर का होता है, Fe3+ जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। Fe2 इसका भी कलर पता है, Fe3+ का भी कलर पता है। पर जो हमारे D0 होते हैं और D10 होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होंगे? अब यहाँ एक और फैक्टर आ जाता है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन तो एग्जाम में अगर वन वर्ड में आए तो सिंपल लिख देना, कलर के लिए पूछे तो डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन चिपका देना कहीं भी। इससे होता क्या है, D0 और D10 के अंदर एक भी या तो फुली फिल्ड है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इससे क्या होगा, जब भी जो है हमारी लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, और जब वापस आता है तो वो स्पेक्ट्रा के विजिबल रीजन में लाइट एमिट करता है कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड एंड इट गोस टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट कम्स बैक it emits light in the visible region of the spectra corresponding to a certain wavelength, and we get a complementary color to that corresponding cation या ion। इस तरीके का होता है।
तो इसके अंदर जब D0 में तो कुछ है ही नहीं और D10 में सारे भरे हुए हैं, तो कौन एक्साइट और कौन रिफ्लेक्ट बैक, कुछ होगा ही नहीं। D1 से लेके जो D9 होते हैं उनके अंदर होता है कलर, यहाँ पे कलर होता है, बिल्कुल होता है कलर, ये कलर्ड होते हैं। क्यों? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पर आ जाता है, और जब वापस आता है तो विजिबल रीजन और स्पेक्ट्रा जो होता है, स्पेक्ट्रा का जो विजिबल रीजन होता है, स्पेक्ट्रा में अलग अलग रीजन होते हैं, यूवी विजिबल, IR और क्या कहते हैं माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उसके जो विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन में वो एमिट करता है लाइट को, इस वजह से हमारे को कलर देखने को मिलता है। इसलिए कॉपर के सॉल्ट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर+2 का। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, आप इसको हम डी ट्रांजिशन का नाम लेते हैं। डी ट्रांजिशन के लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकरिंग बिटवीन विद इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकरिंग विद इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है अगेन वही सेम रीजन, क्योंकि इनके अंदर सेम जो है ना ऑलमोस्ट सेम एनर्जी गैप होता है n-1d और n-1d और ns में लगभग लगभग सेम एनर्जी गैप होता है, इसलिए कंपेरेबल एनर्जी गैप की वजह से ये आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, इस वजह से ये दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाते हैं, दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाते हैं। अब क्रिस्टल क्या है, लैटिस क्या है, आपके में को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हट गई है, पहले वाले बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें पता था क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस क्या होती है। n-1d और ns के बीच में कंपेरेबल जो होता है, कंपेरेबल होती है इनकी एनर्जी, जिस वजह से ये इजीली दूसरे की लैटिस में फिट हो सकता है, इससे ये एलॉय फॉर्मेशन पॉसिबल है, इतना याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना देता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना देता है। अगेन ये भी सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस में नहीं था। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है किस तरीके से कि ये जो होते हैं, आप बस इतना याद रख लेना कि स्मॉल एटम्स जो होते हैं, इनके स्मॉल एटम्स जो होते हैं वो वॉइड्स में जो है वॉइड्स के अंदर इनकी जो लैटिस होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो लैटिस होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो लैटिस होती है उसके वॉइड्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की सपोज करो कुछ पैकिंग थी, ट्रांजिशन एलिमेंट एक ट्यूब शेप में थे, तो उनके अंदर वॉइड्स थे, वॉइड मतलब क्या होता है, गैप, तो उनके वॉइड के अंदर ऑक्यूपाई आके बैठ जाते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमारी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी भी शो होती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। चलो जी, इतना हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही रेयर है इस पर से क्वेश्चन आए, बहुत ही रेयर। अच्छा, अब उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूं मैं, जैसे MnO है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो लोअर वाली बेसिक नेचर की होती है, और हायर वाले जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये बताया था, वही चीज बता रहा हूं। देखो जैसे MnO है, इसमें +2 है Mn की, तो ये बेसिक नेचर का है। Mn2O3 है, अब इसमें बढ़ गई तो ये एम्फोटेरिक हो गया। उसके बाद आ गया आपका MnO2, ये भी एम्फोटेरिक हो गया। फिर आ गया आपका Mn2O7, ये हो गया एसिडिक नेचर। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाता है, ये बात का ध्यान रखना। ओके, प्लीज कीप दिस ऑल इन माइंड। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट उसकी तरफ। ये देखो ये जो ग्राफ है ये आपका, एक मिनट रुको, ये ग्राफ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है। क्या बताया था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में? वही चीज है, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। आप पढ़ते हैं कंपाउंड्स को, कुछ जो आपके सिलेबस में है। पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सभी लोग पूछ रहे थे कौन सी रिएक्शन पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, तो हेडिंग डाल लो पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके लिए इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो क्रोमाइट ओर से होती है। इसकी प्रिपरेशन क्रोमाइट ओर से होती है, यही सिलेबस में है। किस तरीके से होती है? तो रिएक्शन लिख लेना आप, 4Fe2 FeCr2O4। रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए वीडियो बनी हुई है, वीडियो देख सकते हो। रिएक्शन की बैलेंसिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, क्वेश्चन कराने की भी बनाई हुई है। जो आयनिक मीडियम में नॉन आयनिक में दोनों में किस तरह से बैलेंस करते हैं तब वीडियो बनाई हुई है। मैं नहीं सिखाऊंगा ये वाली चीज, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, पूरी पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है इस पर। ये यहाँ पर होती है रोस्टिंग। पहले ये चीज भी आपके जो है ना सिलेबस से हट गई। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में एक चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन, वो भी हट चुका है सिलेबस से। अब जो 2026 वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे उसे। Na2Cr2O4 बन गया। अब क्या होगा, ये Na2Cr2O4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा सोडियम डाइक्रोमेट प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट है, ये KCl के साथ रिएक्शन करता है और ये फॉर्मेशन कर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इस तरीके से हमारा जो है K2Cr2O7 बन जाता है। फिर हम इसे सेपरेट कर लेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कोई पूछ रहा था कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, तो इसकी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूट्रल मीडियम में इसकी प्रॉपर्टीज हैं सिलेबस के अंदर, वो करते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो कर लेते हैं। हाँ जी, एक कर लेते हैं, इसकी एक रिएक्शन लिखना। क्रोमेट और डाइक्रोमेट के लिए ये वाली रिएक्शन लिखना। एक रिएक्शन है, इसके अब मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ। ठीक है, पहली रिएक्शन है कि जो क्रोमेट होता है ये एसिडिक मीडियम में, मैंने बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है प्लस वाटर। बैलेंसिंग सिखाई हुई है, अब नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, और इसी तरह से जो डाइक्रोमेट है ये बेसिक मीडियम में क्रोमेट में चेंज हो जाता है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ओके। आप उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो है आयनिक क्लोराइड से रिएक्शन बता देता हूँ। K2Cr2O7, ये सारी रिएक्शन किस तरह से लिखी जा रही है ना, सब बता चुका हूँ मैं सब। इसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। लेटेस्ट ही कराई हुई है, बैलेंसिंग के नाम से है, वो देख लेना। इसके अंदर बनता है क्रोमाइल क्लोराइड।
मेरे पीछे लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड प्लस 6 टाइम्स ऑफ KHSF4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पीछे। ओके, समझ में आई? आई होप आ गई होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज है अब इसकी रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसकी रिएक्शंस पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो बता देता हूँ। स्पेसिफिक पूछी जाएगी कि इसके साथ बताओ, सल्फर के साथ बताओ, एक्साइलिक एसिड के साथ बताओ, सबकी रिएक्शंस बता चुका हूँ कैसे लिखनी है, सिर्फ मैं अभी रिएक्शंस लिख देता हूँ। सबसे पहले इसकी रिएक्शन है H2SO4 के साथ। क्या मिलेगा आपको? K2SO4 मिलेगा, बताया था कि इससे K2SO4 बन जाता है, प्लस Cl2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O और 3 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। कुल मिला के मुद्दा ये कह रहा है कि Cr2O7 2 नेगेटिव जो है वो चेंज हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाली चीज Cr2O7 2 नेगेटिव चेंज हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ एसिडिक मीडियम के अंदर, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाली चीज को मैंने बस रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है, ये वाली चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, है ना। तो ये थी पहली रिएक्शन। अब उसके बाद आती है बात, ये थी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब आती है इसकी रिएक्शन। अगर ये फेरस होता है तो ये कन्वर्ट कर देता है फेरस को फेरिक में। नेट सेल रिएक्शन लिख देता हूं इसकी, ये हमें लिखनी तो आती ही है। Cr2O7 2 नेगेटिव, अब ये रिएक्शन लिखी कैसे जा रही है वो मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी। +2 प्लस 14H प्लस 2Cr3 पॉजिटिव, अभी अभी बताया है कि Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव में चेंज होता है। जो भी इस वीडियो को अकेले देख रहे हैं वो मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद बैलेंसिंग वाली वीडियो भी देख ले, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि इक्वेशंस में लिख कैसे रहूं। ये होती है इक्वेशन, और ये इक्वेशन लिखनी कैसे है, कैसे आती है, कैसे बैलेंस करते हैं, क्या मेथड है, सब कुछ मैं बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है टैनस्ट को टैनिक में चेंज कर देता है, यानी Sn+2 को चेंज हो जाता है Sn+2 +4 में। इसकी नेट रिएक्शन लिख देता हूं, ये रिएक्शन करनी है। कोई पूछ रहा था ना कौन कौन सी रिएक्शन करनी है, तो मैं बता देता हूँ। कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो अगर आपको बेसिक आता है तो। और ये रिएक्शन लिखी कैसे जा रही है, रटने की एक भी जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन को लिखने का एक पूरा तरीका होता है जो बैलेंसिंग वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ओके। नेक्स्ट है SO2 को दे देता है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में चेंज करना। कोई भी अगर ये समझ रहा है कि रिएक्शन, कोई किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हाउ एम आई राइटिंग दिस रिएक्शंस, प्लीज वॉच दैट बैलेंसिंग वीडियो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। और इसकी लास्ट रिएक्शन है डाइक्रोमेट की, जो कि आयोडीन के साथ करेंगे। एक रिएक्शन और है आयोडीन के साथ, जिसमें ये आयोडाइड का आयोडीन बना देता है। वो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? +14H प्लस के साथ ये दे देता है 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2
तो 7H2O। ठीक है, ये है रिएक्शंस। सारी रिएक्शन बताई हुई है किस तरह से करनी है, आप कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक चीज और रह गई थी जब मैंने ये बता रहा था, हाँ, डाइक्रोमेट बना लेता है। तो डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज होता है। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बन जाता है और बेसिक मीडियम में क्रोमेट बन जाता है। तो क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और ये रिएक्शन इंटरकन्वर्टेबल होती है, ये बात याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ मैं टिक लगा देता हूँ, ये रिएक्शन इंटरकन्वर्टेबल होती है। ये सारी रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात, और सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट की बात। एक बार क्रोमेट का स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, एक बार आपको दिखाई देता हूँ। मैं स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। हाँ, ये देखो, ये है क्रोमेट का स्ट्रक्चर। क्रोमेट में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये 2 नेगेटिव, यानी ये क्या हो गया, CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, जबकि डाइक्रोमेट के में क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो देखो Cr2 ये रहे, Cr2 Cr, और यहाँ पे बीच में एक परऑक्सी बॉन्ड होता है। ये क्या है, ये एक परऑक्सी बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, परऑक्सी बॉन्ड है। ये भी पता है, स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, रटने की जरूरत नहीं है, ये भी लॉजिक से बनते हैं। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस। किस तरह से बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा एग्जाम खत्म होने के बाद सीयूईटी की तैयारी में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है किस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं अभी के लिए। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर में बीच में प्रॉक्सी बॉन्ड आया है, तो उसका भी एक लॉजिक है क्यों आ रहा है प्रॉक्सी बॉन्ड। ठीक है, तो ये है प्रॉक्सी बॉन्ड, CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। ये इस तरीके से क्रोमेट बनता है और ये डाइक्रोमेट बनता है, इसके स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, ये है पर मैग्नेट के लिए, और मैग्नेट के लिए ये मैग्नेट आयन है ग्रीन कलर का, MnO4 सिंगल नेगेटिव मैग्नेट आयन है। और ये है हमारा पर मैग्नेट आयन MnO4, ये है 2 नेगेटिव -2, और ये है MnO4 सिंगल नेगेटिव। ये पर्पल कलर का होता है, जबकि ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, अब बात करते हैं ये काम कहाँ यूज होता है। तो ये यूज होते हैं हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन करी जाती है ऑक्सैलिक एसिड के संग, लैब में आप लोगों ने करी भी होगी, जिसमें आप लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट लिया होगा। टीचर ने बोला होगा कि एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो आपको इसमें फिनोल्फथालीन या मिथाइल ऑरेंज डालने की जरूरत नहीं है। आपने ब्यूरेट को रिंस किया होगा पोटेशियम परमैंगनेट से, देन उसके बाद उसका अपर मेनिस्कस देखा होगा, लोअर नहीं देखा होगा ब्यूरेट के अंदर, क्योंकि टीचर ने बोला होगा कि कलर सोल्यूशन है तो आप अपर मेनिस्कस देखो। देन उसके बाद आपने कोनिकल फ्लास्क लिया होगा, उसके अंदर आपने टाइट्रेशन शुरू करी होगी। आपको उसके बाद डाइट्रेशन में टीचर ने बोला होगा एक टेस्ट ट्यूब भर के आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। वो क्यों डालते हैं, ताकि जो Mn2+ आयन है वो MnO2 में कन्वर्ट नहीं हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए। इसलिए आपने थोड़ी देर सोल्यूशन को वार्म किया होगा अपने फ्लास्क को वायर गॉज पे, बंसन बर्नर पे, और टीचर ने बोला होगा जहां 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। या तो आप देख लो कि आपको जो है छूने पर जैसे ही आपको फर्स्ट बबल दिखे वहां तक हीट कर दो बस, और उसके बाद जल्दी से आपने टाइट्रेशन शुरू कर दी होगी। कहीं कलर डिसअपियर नहीं हो रहा होगा, और एक पॉइंट ऐसा आ गया होगा जब तुरंत कलर डिसअपियर हो गया होगा, बिल्कुल तुरंत से, तो वो हो गया Mn2+ का ऑक्टोकैटलिस्ट वाला फिनोमेना। ये ऑलरेडी हम लोग आगे पहले वाली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। अच्छा, अब उसके बाद बात क्या आ जाती है, अब उसके बाद बात आती है पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन की, तो उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैंने आपको टेबल्स लाया हूं आपको दिखाने के लिए, वो मैं दिखा देता हूं, देन उसके बाद उससे बात करेंगे इसके बारे में। देखो, पहली बात तो ये है, ये जो मैं बता रहा था, अब इसके ट्रेंड के बारे में हम एक जो है एक समरी है ट्रेंड की, वो देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखो इस तरीके से है, प्लस करेंगे +2 +3, इस तरीके से। ये क्या हो रहा है, ये हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ती जा रही होगी। क्यों, क्योंकि वही है, मैंने बताया ना अभी पेपर फोल्ड करने वाला एग्जांपल, जैसे जैसे पेपर फोल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो देखो आयनीकरण एंथैल्पी 1 2 3 बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, 1 वाली ज्यादा है, देन 2 वाली उससे ज्यादा है, तो 3 वाली उससे भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पेपर कम उतना ज्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है, ये बताया था। मेटलिक कैरेक्टर में बताया था किस तरीके से मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं, मेटलिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में बताया था। क्या होता है, पहले डिक्रीज करती है, देन कांस्टेंट रहती है, देखो कांस्टेंट है 126 125 125 एंड देन इंक्रीज कर रही है, देखो 128 से 137 हो गई, हो रहा है कि नहीं, वही चीज है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताई थी, पहले डिक्रीज होती है इस तरह से, देखो ये इस तरीके से देखो, और यहाँ पहले यहाँ 0.34 हो गई, यहाँ पे -0.76 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल अभी बताया था, कॉपर के अंदर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और लो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इस वजह से कॉपर की जो होती है एक्सेप्शनली हाई होती है ना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब चीजें जस्टिफाई कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक फिगर और देखो, ये देखो, ये है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्केल। स्कैंडियम +3 में रहता है मोस्ट कॉमन, टाइटेनियम की +4 रहता है, वेनेडियम जो होता है वो +5 इसकी सबसे कॉमन है, क्रोमियम जो होता है +3 और +6 इसमें रहता है, मैंगनीज +2 में और +7 में, MnO4 नेगेटिव में +7 हो गया, और Mn2 पॉजिटिव में Mn2 पॉजिटिव हो गया। Fe जो है वो +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है मोस्ट कॉमन, कोबाल्ट +2 +3 में, निकल +2 में, कॉपर जो है +2 में एग्जिस्ट करता है, और जिंक जो है वो +2 में एग्जिस्ट करता है कॉमनली। ये इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो है हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ओ सॉरी परमैंगनेट देखते हैं। परमैंगनेट के लिए KMnO4 प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इसकी प्रिपरेशन होती है फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड ओर से। मैंने आपको एक ABCD क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने इसकी प्रिपरेशन को एज अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कराया था, वही करना है यहाँ पर। फ्यूजन होती है पायरोलुसाइड ओर की, पायरोलुसाइड ओर की, in the presence of alkali, in the presence of alkali, in presence of alkali। किस तरीके से होती है वो देखते हैं। 2MnO2 है, 4KOH प्लस O2, इससे सबसे पहले बनता है हमारा मैंगनेट, 2 टाइम्स ऑफ K2MnO4, मैंगनेट बन गया हमारा, मैंगनेट बन गया। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का मैंगनेट बन गया। मैग्नेट बनने के बाद क्या हुआ, +2 टाइम्स ऑफ H2O। उसके बाद क्या हुआ, ये मैग्नेट बन गया। अब ये मैग्नेट जो होता है, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है और ये बना देता है परमैंगनेट। प्लस MnO2, बेसिकली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन स्टेप है, यहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है, प्लस MnO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 4K प्लस, ये है इसकी पूरी रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है ये। ओके, तो पहला स्टेप है इसका फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू गिव पोटेशियम मैग्नेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर, देन इट अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन स्टेप इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन, इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का स्टेप अंडरगो करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट देता है जो कि पर्पल कलर का होता है, प्लस मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड दे देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा परमैंगनेट फॉर्म हो जाता है। अब परमैंगनेट की रिएक्शन जो होती है वो लैब में भी यूज होती है, उसमें पेरोक्सो डाइसल्फेट यूज होता है। रिएक्शन एक बार लिख देता हूं मैं, Mn2 पॉजिटिव है, ये पेरोक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। ये आप ऑटोमेटिकली रिएक्शन लिख सकते हो, एक भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। MnO4 नेगेटिव प्लस 10 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 16H प्लस। अब ये रिएक्शन कैसे लिखी गई है, Mn2 पॉजिटिव है, मैंने बताया था जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे +7 में। और H2O8 2 नेगेटिव में मैंने बोला था कि ये जो होता है सल्फर की +6 में जाता है, तो सल्फर की +6 SO4 में ही आती है, +6 में चला जाएगा, और आप अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस की बात कर लेते हैं।
एसिडिक मीडियम की रिएक्शन अगेन मैंने सिखा दी है आपको। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा। पहली रिएक्शन है आयोडीन के साथ, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और इसकी नॉन आयनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी आपको आता है। नहीं आता तो वीडियो देख लेना वही वाली। ये हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, वही आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीलेट के लिए, ऑक्सीलेट को CO2 में कन्वर्ट करेगा। एक भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट मेमोराइज एनी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है SO3 नेगेटिव सल्फाइड। नेक्स्ट है ये, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में हो गई। अब है न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन मीडियम। फेंटली अल्कलाइन का क्या मतलब होता है कि पूरा अल्कलाइन नहीं है, लेस बेसिक है, ठीक है। पूरे अल्कलाइन मीडियम में नहीं आएगी आपके एग्जाम में, न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में ही आएगी। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर आई नेगेटिव जो होता है वो IO3 नेगेटिव में चेंज होता है ना। ये रिएक्शन की बात करी हुई है मैंने, तो ये किस तरीके से होती है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H2O, ये चेंज हो जाता है IO3 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO2, और MnO4 नेगेटिव MnO2 में चेंज हो जाता है, ये सब बताया हुआ है। और यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में तो 2H नेगेटिव आ गया। एक मिनट रुकना, हम्म, 8MnO4 नेगेटिव इधे देता है। किस तरीके से आ रहे हैं सब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, है ना।
बस ये रिएक्शंस थी डी ब्लॉक की, इससे आपका डी ब्लॉक वाइंड अप हो जाता है। एक बार मेरे पीछे का देखना चाहोगे, ये देखो 2H नेगेटिव है मेरे पीछे, ओके। ये रिएक्शंस थी डी ब्लॉक की, इसे डी ब्लॉक वाइंड अप हो गया। एक भी रिएक्शन नहीं याद करनी, सारी रिएक्शन मैंने लिख दी, एक भी याद नहीं करनी, सारी रिएक्शंस अपने आप बना के हो जाएंगी। बनाने का तरीका सिखाया हुआ है, वीडियो देख लेना जाके, डी ब्लॉक की बैलेंसिंग वाली, ठीक है। अब मूव करते हैं एफ ब्लॉक की तरफ, एफ ब्लॉक की तरफ। हेडिंग डालो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। याद करना सीखोगे? एक मिनट में सिखा दूं, चलो याद करना, एक मिनट में सिखाता हूं, बस याद करना। देखो याद कैसे करोगे इन वालों को, चलो याद करना सिखाऊं। देखो डी ब्लॉक को याद करना सिखाता हूँ। यहाँ से, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले कोरोना जबरदस्त, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद, ले हाफ टैबलेट वो रेड ऑरेंज, इधर पटक सोना पारा। यहाँ पे लालत, अब देखो लैंथेनॉइड सीरीज लैंथेनम से शुरू हो गई ना, तो लालत है सीमा प्रीति एंड प्रेम, समर की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आए। 89 से शुरू हो रही है एक्टिनॉइड सीरीज। तो अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये है एक्टिनॉइड सीरीज को याद करने की ट्रिक, लैंथेनॉइड को याद करने की ट्रिक और डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। एस और पी तो सबको आता ही है ना, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कभी 118 तक याद करने के लिए जो है ना वीडियो देख लेना 15 मिनट वाली, कभी आपको आगे कभी मन करे देखने का, याद करने का, तो उसमें मैंने 118 तक सारे बताए हुए हैं याद करने का। कहाँ गई भाई ब्लॉक वाले? अरे हाँ, 1 मिनट में ये दिखा रहा था ना, ये मैंने आपको दिखा नहीं पाया था। ये देखो, ये है कलर, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स। तो मैंने बताया था D0 और D10 कलरलेस होते हैं, ये तो सबको ही पता है। टाइटेनियम जो है 4 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी कलरलेस होता है ना। टाइटेनियम 3+ पर्पल कलर का होता है, वैनेडियम 4+ ब्लू कलर का होता है, वैनेडियम +3 ग्रीन का होता है, +2 वायलेट कलर का होता है। ये कलर थ्योरी से आते हैं, ये कलर्स भी याद नहीं करने होते, ना ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ मेन के देख लो, जैसे जो मैं टिक कर देता हूँ वो देख लेना बस, ठीक है। जो मैं टिक कर देता हूँ उनके देख लेना, सबके मत देखना, क्योंकि ये कलर थ्योरी से आते हैं, ये आपके में एक्चुअली आते नहीं है वैसे। तब भी दो चार जो है याद रख लेना जो मैं टिक करूँ। वैनेडियम +4 देख लेना, क्रोमियम +3 का कलर, मैंगनीज +3 का कलर, मैंगनीज +2 का कलर, आयरन +3, आयरन +2, और कॉपर +2 का तो सबको पता ही है, ग्रीन होता है। आयरन +2 का, आयरन +3 का, मैंगनीज +2 का, कॉपर जो है मैंगनीज +3 का, क्रोमियम +3 का, ठीक है। टाइटेनियम 4+ का, ये सारे सबके जो है ना याद रख लेना एक बार। चलो एफ ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। अरे कहाँ गया भाई, हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है बात लैंथेनॉइड्स की। तो लैंथेनॉइड्स की बात आती है। इसमें क्या होता है, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो वो लैंथेनॉइड हो गए। अभी ऑफ प्रिंसिपल बताया, 4f भरा जाएगा, तो 4f में अगर आ गए तो ये होंगे लैंथेनॉइड्स। लैंथेनम जो होता है लैंथेनम से स्टार्ट हो गए, यानी लैंथेनम 57 से स्टार्ट हो जाते हैं और ये जाते हैं 71 ल्यूटिटियम तक, ओके। लेकिन लैंथेनम को हम इसका पार्ट, लैंथेनॉइड सीरीज का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो होती है डी ब्लॉक के अंदर आ जाती है। हम लोग एफ ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें मानते हैं, एफ ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मानते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम। सीरियम 58 से लेके हम 71 ल्यूटिटियम तक, इन्हें मानते हैं हम लैंथेनॉइड सीरीज में, क्योंकि ये लैंथेनम तो डी ब्लॉक में चला जाता है ना, इस वजह से।
ये कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलॉय बना देते हैं इजिली, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं तो +3 जो होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड पूछा जाता है, +3 मोस्ट कॉमन है, लेकिन +2 और +4 भी दिखा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कलर की, तो ये जो होते हैं इनके जो ट्राइवेलेंट होते हैं, +3 कॉमन है ना, ये कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, वहां पर डी ट्रांजिशन था, यहाँ पर क्या है FF ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वही एनर्जी एक्साइट होगी, वापस आएगा विजिबल रीजन में, कलर एमिट करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। थर्ड चीज आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में लैंथेनम का +3 और ल्यूटिटियम का +3, ये जो होते हैं ये होता है F0 और ये होता है F14। सिर्फ यही जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, सॉरी ये जो होते हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं रेस्ट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ओके। सिर्फ लैंथेनम +3 और ल्यूटिटियम +3 डाया होते हैं, क्योंकि इसमें F0 और F14 है, बाकी पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट आती है रिएक्टिविटी की, तो वही रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। फिर आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो मैंने बताई दी आप लोगों को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसके साथ स्क्रीनिंग पुअर हो जाती है, स्क्रीनिंग पुअर हो जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से जो आपकी सीरीज है आपस में सिमिलर एटॉमिक रेडियाज हो जाती है इनकी वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस। यूजेस में आप लोगों से एज सच यूजेस पूछे नहीं गए हैं एग्जाम में, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपके में जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिशिंग में यूज होता है, ग्लास की पॉलिशिंग में यूज होते हैं लैंथेनॉइड्स, ग्लास की पॉलिशिंग में यूज होते हैं, सिर्फ इतना याद रख लेना इसके अंदर, ग्लास की पॉलिशिंग में यूज होते हैं लैंथेनॉइड्स, बस इतना याद रखना, और किसी के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है, ये इतना बस याद रख लोगे सफिशिएंट है, ओके। लैंथेनॉइड्स के बारे में इतना याद रख लो बस सफिशिएंट है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या होता है, सेम वही डेंस होते हैं, ये भी डेंस होते हैं, ये भी है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर 5f में आते हैं, इसके अंदर 4f में आ रहे थे, उसके अंदर किस में आते हैं 5f के अंदर आते हैं। 5f के अंदर आने के बाद 5f के अंदर आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है इसकी 6d17s2, ये तो पहले वाले की हो गई एक्टिनियम की, इसलिए एक्टिनियम को रखा नहीं जाता है एक्टिनॉइड सीरीज में, क्योंकि इसके अंदर 5f जो होता है वो 0 होता है। स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्टिंग होती है थोरियम 90 से, और ये जाती है 103 लॉरेंसियम तक, जाते हैं 103 लॉरेंसियम तक। अगेन यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होते हैं, वही 14 एलिमेंट्स होते हैं, थोरियम से स्टार्ट होती है, तो यहाँ क्या होता है 5f पे भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 5f 0 है इसलिए इसे रखा नहीं गया है एक्टिनॉइड में। यहाँ पर 90 थोरियम से स्टार्ट होकर 103 लॉरेंसियम तक जाते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, 5f जो होता है भरना शुरू हो जाता है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन यहाँ पे +3 रहती है, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 भी चली जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी ये कलर्ड होते हैं, और ज्यादातर ये जो होते हैं पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, ओके। अब लास्ट चीज क्या आती है, लास्ट चीज है इनके क्या, लास्ट चीज है इनके यूजेस। तो एक्टिनॉइड के यूजेस क्या होते हैं, एक्टिनॉइड के यूजेस जो होते हैं हमारे, आप ये मान लो कि कैंसर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, और क्योंकि इसके एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, एक्टिनॉइड के अंदर रेडियो एक्टिव रहता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, ओके, ये बात याद रखना बस। उसके बाद क्या है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस पूछा गया है। सिमिलैरिटी मैंने बता दी थी, दोनों ही रिएक्टिव होते हैं, दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहती है, और दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, पहली बात तो एक्टिनॉइड जो होता है इसमें आपको रेडियो एक्टिव भी मिलते हैं, जबकि लैंथेनॉइड्स में रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे 4f भरा जाता है, यहाँ पे 5f भरा जाता है, यहाँ पे +3 होती है, यहाँ पर भी +3 होती है, लेकिन इसके अंदर +2 और +4 होती हैं बाकी की,
जबकि यहाँ पे +3 के साथ +4 5 6 7 ये होती हैं, 4 5 +6 +7 ये शो करी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव है, जबकि यहाँ पे सारे ही सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, थोरियम से लेकर लास्ट तक ये सारे ऑल रेडियो एक्टिव होते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रख लेना, इनके बीच में 3-4 डिफरेंस बता दिए, ये 3-4 डिफरेंस याद रखना, इनके बीच में ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। बस इतना ही था इस चैप्टर में, और कुछ नहीं था। डीएनएफ ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रह जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाइंड अप करके हम लोगों का इनऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद अनऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास 6 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे। उसके साथ ही साथ ये है आपका QR कोड PDF के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन।